हेलो स्टूडेंट्स, एनबीजे स्टडीज़ यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विकास है। हमने इससे पहले 3 वीडियो डाला है, जिसमें से 2 ज्योग्राफी के रहे हैं और एक पॉलिटिकल साइंस का रहा है। और हमारी इन तीनों वीडियो को, दोनों सब्जेक्टों को आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया है। तो इसका मतलब यही है कि भाई हमारी जो मेहनत है वो ठीक चल रही है, आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा है। तो अभी हमने पिछली क्लास जो है वो पॉलिटिकल साइंस की डाली है और 2 वीडियो जो है ज्योग्राफी के रहेंगे और 2 पॉलिटिकल साइंस के रहेंगे। वीक में 2 वीडियो डालेंगे, ठीक है। अभी हमने पॉलिटिकल साइंस की 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाली है, तो अब ये पॉलिटिकल साइंस की ही हमारी क्लास रहेगी। अब तक हमने जो बात की है एक्टों पर की है, ठीक है। यानी ब्रिटिश सरकार किस तरीके से भारत में आई थी और भारत के अंदर किस तरीके से उसने काम किए थे। और सबसे पहला जो कानून निकाला था ब्रिटिश सरकार ने, उसका नाम था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये चलता गया, हमने लिखे थे 1786 तक, 1786 का जो एक्ट लिखा था हमने, अधिनियम लिखा था, उसके अंदर यही बात चल रही थी कि भाई इस एक्ट के थ्रू जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या करना चाहती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ पर बंगाल का गवर्नर बनाना चाहती थी। लेकिन भाई उसने गवर्नर बनने से पहले अपनी 2 शर्तें रखी, अपनी 2 डिमांड रखी। क्या? पहली डिमांड तो ये रखी कि भाई जो गवर्नर जनरल फैसला लेगा ना, उस पर कोई किसी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता। यानी भाई अगर मुझको गवर्नर बनाना चाहते हो, अगर मैंने जो भी डिसीजन ले दिया, मेरा डिसीजन हर किसी को मानना पड़ेगा। अगर मेरी काउंसिल भी उसके अंदर किसी तरह का कोई बदलाव करना चाहती है तो मेरी मंजूरी के बिना वो नहीं कर सकती। अगर आप ये कर सकते हो, ये पावर मुझे दे सकते हो, तो मैं गवर्नर बनने के लिए तैयार हूँ। अगर नहीं दोगे तो मुझे गवर्नर नहीं बनना। ये उसने पहले ही खोल कर दी थी। दूसरी उसने डिमांड क्या रखी? दूसरी डिमांड ये रखी थी कि भाई जो कमांडर ऑफ चीफ रहेगा वो भी गवर्नर ही रहेगा। यानी भारत के अंदर जो सेना है ना अंग्रेजों की, उसको लड़ने का और पीछे हटने का ऑर्डर मैं ही दूंगा। यानी कमांडर ऑफ चीफ का मतलब है मैं ही सेनापति बनूंगा। अगर ये पावर भी मुझे मिलेगी, दोनों पावर, तो मैं गवर्नर बनूंगा, नहीं तो मेरे को गवर्नर नहीं बनना। इन दोनों डिमांडों को यहाँ पर पूरा किया गया था। पूरा करने के बाद फिर 1786 के बाद में अगला एक्ट निकाला गया था, जिसका नाम रखा गया था 1793, और ये था पहला चार्टर एक्ट। 1793 चार्टर एक्ट। इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ था? इस एक्ट के थ्रू सबसे पहला काम तो यही हुआ था, जो कॉर्नवालिस की 2 डिमांड थी, उन दोनों डिमांडों को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सभी गवर्नर जनरल, यानी जितने भी बंगाल के अंदर गवर्नर जनरल बनेंगे ना, उन सब के लिए इन दोनों डिमांडों को परमानेंट क्या कर दिया था, लागू कर दिया था। अकेला कॉर्नवालिस ही नहीं, सभी को ये पावर दी थी कि भाई तुम ऑर्डर करोगे वही माना जाएगा, चाहे वो अपनी सेना को लड़ने का दोगे या पीछे हटने का, कैसा भी ऑर्डर हो तुम्हारा माना जाएगा। पहला काम तो ये हुआ। दूसरा काम यहाँ पर क्या हुआ, एक हमने लिखा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक बोर्ड के नाम से इसे जाना जाता है। इसका काम एक ही था कि भारत के अंदर जो कंपनी आई है, उस कंपनी को ब्रिटिश भारत के अंदर ही, ब्रिटिश भारत का मतलब अंग्रेजों के कब्जे में जितना भारत था,
उस एरिया से उसको जितना भी राजस्व मिलता है यानी टैक्स मिलता है, जितने भी वहाँ पर रहते हैं लोग, उन सब की जानकारी, और वहाँ पर ब्रिटिश भारत में कंपनी ने जो भी अपनी सेना तैयार की है उस सेना की जानकारी किसको देनी थी? ब्रिटिश सरकार को। तो ब्रिटिश सरकार को कहीं गलत इन्फॉर्मेशन न दे दे, इसलिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया ताकि वो इनको यहाँ पर कंट्रोल करेगा। ये पहले उस रिपोर्ट की जांच करता था कि भाई क्या ये कंपनी के द्वारा ठीक बनाई गई है, और उसके बाद फिर उसको आगे पहुंचाता था। तो इसके अंदर हमने लिखा था भाई 24 सदस्य थे। इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभी मेंबर को जो वेतन भत्ते दिए जाएंगे, सैलरी इंक्रीजमेंट दिया जाएगा, वो ब्रिटिश सरकार अपने खाते से नहीं देगी, बल्कि कंपनी को भारत के अंदर जो टैक्स मिलता है ना, राजस्व मिलता है, उसी राजस्व के द्वारा ही वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को क्या देगी? वेतन भत्ते देगी। हम नहीं देंगे, कौन देगा? भारत के अंदर आई हुई कंपनी ही इसके मेंबरों को सैलरी देगी। तो ये दो डिसीजन यहां पर लिए गए थे। फिर उसके बाद अगला एक्ट निकाला गया। देखिए चार्टर एक्ट की जो शुरुआत हुई है, चार्टर एक्ट की शुरुआत हुई है 1793 से। क्या आ गए? चार्टर एक्ट आ गए थे। फिर अगला चार्टर एक्ट निकाला गया 1813 चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट काफी महत्वपूर्ण एक्ट रहा था, अधिनियम रहा था भाई। इसके थ्रू काफी मेन काम किए गए थे। पहला काम क्या? भारत के अंदर क्या था? ब्रिटेन से जो कंपनियां भारत के अंदर आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। भारत आने के बाद उसने भारत में अपनी फैक्ट्री लगा दी, कारखाने लगा दिए, लेकिन कारखानों के अंदर काम करने के लिए मजदूरों की भी तो ज़रूरत होती है ना। तो भारत में इसको मजदूर नहीं मिल रहे थे। मजदूर क्यों नहीं मिल रहे थे? क्योंकि उस टाइम पर हम इंग्लिश को नहीं समझ पाते थे और अंग्रेज हिंदी को नहीं समझ सकते थे। जब लैंग्वेज को ही नहीं समझ पाएंगे तो काम कैसे किया जाएगा? तो इसी के चलते हुए भारत के अंदर आई हुई कंपनी को फैक्ट्री में काम करने के लिए मजदूर ब्रिटेन से ही मंगाने पड़ रहे थे। अब एक बात हर कोई समझ सकता है, माना हम अपने ही गांव के अंदर, शहर के अंदर हम कोई काम करते हैं और हम उस गांव के माना पर डे मजदूरी के तौर पर 500 रुपये लेते हैं। अगर हमारी कंपनी या कोई हमको यहाँ की बजाय और हमको 100-200 किलोमीटर दूर भेजना चाहता है, या फिर उससे भी ज़्यादा दूर किसी दूसरे स्टेट में भेजना चाहता है और उसको ज़रूरत है, तो क्या हम 500 रुपये के लिए ही जाएंगे? जब 500 रुपये हमको अपने ही एरिया में मिल रहे हैं और हम 1000-1500 या माना किसी दूसरे देश हमको भेजा जा रहा है, तो क्या हम वहाँ पर भी पर डे 500 ही रुपये लेंगे? नहीं, वहाँ पर तो भाई हम 500 क्या, हम तो वहाँ पर भाई कम से कम 2000 रुपये की डिमांड रखेंगे कि भाई इतनी दूर आ रहे हैं तो हमारे को तो 2000 रुपये चाहिए, ये कहेंगे। तो यही काम कुछ यहाँ पर कंपनी के साथ हुआ। जो ब्रिटेन के अंदर काम करते थे उन्होंने भारत आने के लिए वो राजी तो हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी सैलरी है वो कई गुना बढ़ चढ़कर इनके सामने रखी, और इनकी मजबूरी थी भाई, इनको ज़रूरत थी, इनको वो लाने भी पड़े और उनको डबल या उससे भी ज़्यादा सैलरी देनी भी पड़ी। तो जिस कारण कंपनी को यहाँ पर मुनाफा भारत में न के बराबर हो रहा था। तो ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, अगर मुनाफे के लिए गए हैं और वही नहीं मिला हमको तो फिर क्या फ़ायदा है। तो भारत की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की क्या की इन्होंने योजना बनाई। 1 लाख रुपए किस चीज पर खर्च करने की योजना बनाई? शिक्षा पर,
कि हम भारत के अंदर स्कूल कॉलेज वगैरह ये खोलेंगे और 1 लाख रुपए, भाई 1813 में 1 लाख रुपए की कीमत बहुत ही ज़्यादा थी, बहुत सारे काम किए जा सकते थे इन पैसों से। तो इन पैसों से भारत में स्कूल कॉलेज खोलना चाहते थे, जिससे भारत के अंदर क्या हो, एजुकेशन शिक्षा की शुरुआत हो जाए, यहाँ पर भी लोग पढ़ने लिखने लग जाए। कुछ उन्होंने हमारी लैंग्वेज को समझा और फिर धीरे धीरे पढ़ने लिखने लग गए, तो उन्होंने भी यहाँ पर इंग्लिश को ज़्यादा वैल्यू दी। जो अपनी एजुकेशन यहाँ पर वो लेके आ रहे थे उसमें इंग्लिश को ज़्यादा वैल्यू दी, ताकि ये लोग इंग्लिश को भी समझें, उसको भी पढ़ें और हम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बन जाए अच्छे से, और हमको यहीं से ही क्या मिल जाए, लेबर मिल जाए। अब इस क्वेश्चन को कुछ दूसरे तरीके से भी घुमा फिरा के पूछ सकता है वो आपसे। ऐसे भी पूछ सकता है 1 लाख रुपए खर्च करने की योजना बनाए, या ऐसे भी पूछ सकता है भाई, या पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दिया, ये भी आ सकता है, क्योंकि इंग्लिश जो है वो पश्चिमी सभ्यता का है, यानी यूरोप से आए थे वो, ठीक है, वेस्ट साइड से, तो पश्चिमी सभ्यता का है। ऐसे ही पूछ सकता है। ये भी कह सकता है भाई कौन से एक्ट के तहत 1 लाख रुपए खर्च करने की योजना बनाई गई थी, तो 1813 के चार्टर एक्ट के थ्रू, या फिर पश्चिमी शिक्षा को पहली बार बढ़ावा कौन से अधिनियम के तहत दिया गया था, तो उसमें भी किसका नाम आएगा, इसी का आएगा। क्लियर है। फिर अगला काम यहाँ पर क्या हुआ भाई, इस एक्ट के थ्रू यहाँ पर बताया गया था कि भाई जो ब्रिटेन के अंदर ईसाई धर्म को मानते हैं, ईसाई धर्म यानी जैसे हिंदू धर्म है, हमारे यहाँ पर क्या बोल देते हैं, पुजारी बोल देते हैं जो मंदिरों में रहते हैं, तो वहाँ पर जो ईसाई धर्म के प्रचार करते थे, उन प्रचारकों को ब्रिटिश सरकार ने परमिशन दे दी कि भाई तुम भारत जाकर क्या कर सकते हो, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो। तो इसी एक्ट के थ्रू क्या हुआ था, ईसाई धर्म के प्रचारकों को भारत आने की परमिशन दी थी। ठीक है। ये लिख देता हूं मैं, ईसाई धर्म प्रचार प्रसार। तो ईसाई धर्म के प्रचारकों को भारत आने की परमिशन दी गई कि भाई हमारी सभ्यता, हमारे धर्म को भी भारत के अंदर पहुंचाओ, लोगों को समझाओ और उनको हमारा धर्म अपनाने के लिए भी प्रेरित करो। तो ये काम भी यहाँ से स्टार्ट हो गए थे। अगला काम क्या हुआ, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ये काम हुआ, व्यापारिक एकाधिकार खत्म किए गए। व्यापारिक एकाधिकार खत्म किए गए, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब यही बनता है कि जैसे जो ब्रिटिश भारत था ना, यानी ब्रिटिश भारत मतलब जो भारत अंग्रेजों के कब्जे में था, वहां पर क्या होता था, पहले 1-2 ही व्यापारी ऐसे थे जिनको भारत में आकर व्यापार करने की अनुमति थी। ब्रिटेन के अंदर जो व्यापारी थे उनमें से कुछ ही 1-2 ऐसे व्यापारी थे फेमस, जिनको भारत आकर व्यापार करने की परमिशन वहाँ की सरकार ने दे रखी थी। ठीक है, लेकिन और किसी को नहीं दी थी। 1813 का ये चार्टर एक्ट आया भाई, जिसके द्वारा क्या किया गया था, भारत के अंदर ब्रिटेन के प्रत्येक व्यापारी को आकर व्यापार करने की परमिशन दे दी गई। इसी चार्टर एक्ट के थ्रू क्या किया गया था,
ब्रिटेन के सभी व्यापारियों को भारत आकर व्यापार करने की परमिशन दे दी गई थी। लेकिन भाई यहाँ पर दो व्यापारों को फिर भी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपने कंट्रोल में रखा, यानी जो भारत व्यापारी आते थे ब्रिटेन से, एक तो वो भारत में चाय का व्यापार नहीं कर सकते थे, और दूसरा यानी वो चीन के साथ व्यापार नहीं कर सकते थे। चीन के साथ व्यापार नहीं कर सकते थे। ठीक है, एक तो चाय का व्यापार नहीं कर सकते थे भारत में वो, और दूसरा चीन के साथ या पड़ोसी देशों के साथ वो भारत के अंदर व्यापार नहीं कर सकते थे। तो इन चीज़ों को यहाँ पर क्या किया गया था, अलाउड किया गया था, मान्यता दी गई थी। कौन से एक्ट के थ्रू? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो काफ़ी मेन एक्ट रहा था। फिर ऐसे टाइम चलता गया, बीतता गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ठीक 10 साल बाद एक और नया कानून बनाया जिसका नाम रखा 1833 चार्टर एक्ट। 1833 चार्टर एक्ट, यानी ये 1813 में था और वो निकाला था 1833। क्या नाम रखा? चार्टर एक्ट। देखिए इसके अंदर क्या है। इसके अंदर पहला काम क्या हुआ? पूर्णतः व्यापारिक अधिकार खत्म किए गए। पूर्णतः व्यापारिक अधिकार खत्म किए गए। इसका मतलब क्या है भाई? जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसने इसके तहत चीन के साथ चाय के व्यापार पर रोक को खत्म किया। एक तो परमिशन दे दी, मतलब ये दो उन्होंने क्या किए थे, व्यापारियों को परमिशन नहीं दी थी कि भाई एक तो पड़ोसी देश या कह सकते हो चीन के साथ आप व्यापार नहीं कर सकते, ये बोला था, और दूसरा कहा था भारत जाकर तुम चाय का व्यापार नहीं कर सकते। तो इस एक्ट के थ्रू इसने पूर्णतः उन व्यापारिक अधिकारों पर जो रोक लगा रखी थी उनको खत्म कर दिया और चीन के साथ व्यापार करने की भी परमिशन दे दी, और उन व्यापारियों को भारत के अंदर व्यापार करने की भी क्या कर दी, चाय का व्यापार करने की भी परमिशन दे दी। ठीक है, अगला भी एक्ट इसके अंदर अच्छा काम क्या हुआ भाई? इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ, बंगाल का गवर्नर जनरल पद खत्म किया। बंगाल का क्या किया भाई? गवर्नर जनरल पद खत्म किया। अगला काम, बंगाल का गवर्नर जनरल पद खत्म करके भारत का गवर्नर जनरल पद बनाया। ठीक है, बंगाल का तो गवर्नर जनरल पद क्या कर दिया इन्होंने, खत्म, और भारत का गवर्नर जनरल पद बना दिया।
क्यों? क्योंकि भाई 1773 में बंगाल का गवर्नर बना था। उस टाइम पर तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा यही अंग्रेजों के कब्जे में आए थे, लेकिन 1833 तक आते आते लगभग पूरे भारत पर अंग्रेज क्या कर चुके थे? कब्जा कर चुके थे। तो इन्होंने सोचा कि अब हम बंगाल से गवर्नर जनरल पद को ख़त्म करेंगे और भारत का गवर्नर जनरल पद बनाएंगे। और भाई जो प्रथम पहला भारत का गवर्नर जनरल बना उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ये बना था भारत का पहला गवर्नर जनरल। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था भाई। याद रखना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आपसे पूछे बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। उसे ही भारत का क्या बनाया गया? पहला गवर्नर जनरल। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो वारेन हेस्टिंग्स कहेंगे, और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग कहेंगे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कह के क्वेश्चन पूछा जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग का ही नाम आएगा। क्लियर है भाई क्वेश्चन? तो इस तरीके से यहाँ से ये कुछ मेन क्वेश्चन हमारे बनते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इस एक्ट के थ्रू एक और बड़ा अच्छा काम हुआ, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ज़्यादातर एसएससी उठाती इस क्वेश्चन को। मैं आपको बिल्कुल एक आसान सी भाषा में इस क्वेश्चन को बता देता हूँ। जैसे एक तो बोलते हैं नियामक कानून, नियामक कानून। नियामक कानूनों का दूसरा नाम है भाई पुराने कानून। और एक नाम है अधिनियम, या फिर इनको इंग्लिश में कहते हैं एक्ट। और इन्हीं का एक दूसरा नाम है नए कानून। ये बहुत बार पूछ लेते हैं कि नियामक कानून व अधिनियम या फिर एक्ट में क्या फ़र्क होता है, या फिर नए कानून और पुराने कानूनों में क्या फ़र्क होता है। फ़र्क होता है, क्या होता है? नियामक कानून या पुराने कानून वो कहे गए भाई जो बंगाल के गवर्नर ने लागू किए थे। जो किसने किए थे? बंगाल के गवर्नर जनरल ने। इसने जो कानून बनाए वो कहलाए नियामक कानून या पुराने कानून। फिर भारत का गवर्नर जनरल जब पद बनाया गया तो भारत के गवर्नर जनरल ने जो कानून बनाए वो कहलाए अधिनियम या एक्ट या फिर नए कानून। क्लियर है? ये फर्क होता है एक अधिनियम और नियामक कानून के अंदर। ठीक है, तो अधिनियम और नियामक कानून जो बंगाल के ने बनाए थे पहले वो कहलाए पुराने कानून, और जो भारत के गवर्नर जनरल ने आने के बाद जितने भी एक्ट लागू किए वो कहलाए थे क्या? अधिनियम या एक्ट या फिर नए कानून। ये फर्क होता है भाई, ये क्वेश्चन याद रखना। और 1833 का जो चार्टर एक्ट है इसका एक नाम और था भाई, जरूरी नहीं
यही हो 1833 का चार्टर एक्ट। आपको ऑप्शन में ये भी मिल सकता है। 1833 के चार्टर एक्ट को कहते हैं सेंट हेलेना एक्ट। ये है 1833 के चार्टर एक्ट का दूसरा नाम, सेंट हेलेना एक्ट। और इसी एक्ट के थ्रू 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड मैकाले की सिफारिशों पर क्या किया था, इंग्लिश को कंपलसरी किया था भाई। इंग्लिश को क्या बनाया गया, एक विषय के तौर पर भारत में मान्यता दी। और इसको मान्यता दी थी किसने, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किसकी सिफारिशों पर दी, लॉर्ड मैकाले की सिफारिशों पर लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने क्या दी थी, 2 फरवरी 1835 को इंग्लिश को शिक्षा का माध्यम बनाने का या इंग्लिश को कंपलसरी करने की परमिशन दी थी। ये कंप्लीट डेट पूछी जाएगी। तो इसी के तहत 1833 का चार्टर एक्ट खत्म होता है। और आज की इस वीडियो में हमने ये हमारे 3 चार्टर एक्ट जो हैं उनको कंप्लीट किया है। आपको बिल्कुल बेस से लेकर जितनी मेरी कोशिश होगी हाई लेवल तक ज्योग्राफी और पॉलिटिकल कराने की मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए, NBJ स्टडीज़ चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके पास में जो बेल आइकन है उसको दबाना, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।